हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का बजट प्रेजेंट कर दिया है। ये देखो इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट इसलिए क्योंकि आपको पता है इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन होने के बाद जिसकी सरकार बनेगी ना वो फुल फ्लैज बजट प्रेजेंट करेगा। तो इलेक्शन ईयर में जो इंटरिम बजट प्रेजेंट होता है ना उसमें ज़्यादा मेजर अनाउंसमेंट्स नहीं होती, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं होती। ये तो देखो एक ट्रेडिशन है, कोई लॉजिक भी नहीं बनता। मान लीजिए अभी ये जो सरकार है बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर देती, नई नई स्कीम्स चला देती और बाद में सरकार किसी और की आ जाती, तो फिर फायदा क्या इन स्कीम्स को लॉन्च करने का, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करने का। इस वजह से ये हमारे देश में परंपरा चली आ रही है कि इलेक्शन ईयर में इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है और उसमें बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं होती हैं। लेकिन जो कुछ हुआ आज के इस बजट में ब्रीफ में हम देख लेते हैं। वित्त मंत्री के द्वारा यह बोला गया कि देखो करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी 23-24 ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना इसमें रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट रह सकता है 5.8%। फिस्कल डेफिसिट देखो वैसे 5.8% बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको याद होगा कोविड-19 की महामारी आई थी ना तो उस समय सरकार ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। उतनी सरकार की आमदनी यानी रेवेन्यू नहीं था, फिर भी सरकार ने खर्चा काफ़ी ज़्यादा किया था ताकि इकोनॉमी को क्राइसिस में जाने से बचाया जा सके। तो उस समय फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था। अब धीरे धीरे करके सरकार कोशिश कर रही है कि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए। फिस्कल डेफिसिट मतलब आपने खर्चा ज्यादा कर दिया, आपका रेवेन्यू कम है, तो कितना खर्चा आपने ज्यादा कर दिया रेवेन्यू से, वो मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट का। अगले फाइनेंशियल ईयर में फिस्कल डेफिसिट रहेगा 5.1% ऑफ जीडीपी और 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा फिस्कल डेफिसिट घट के हो जाएगा 4.5% ऑफ जीडीपी। ये सरकार ने टारगेट रखा है। अब देखो कई घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई युद्ध स्टार्ट हो गया दो देशों के बीच में, उससे ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस आ गए, तो वो बात अलग है। वित्त मंत्री ने बोला कि आज के समय में देखो ज्यादा लोग अपने रिटर्न्स को, इनकम टैक्स रिटर्न्स या फिर जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करते हैं और ये नंबर जो है वो 2.4 टाइम्स बढ़ गया है। पहले लोगों को समझ नहीं होती थी, अब कंप्लायंस बढ़ गया है, ज्यादा लोग आईटीआर और दूसरे टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। और पिछले 10 सालों में ना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जो डायरेक्टली इनकम पे लगता है, ये 3 गुना बढ़ गया है सरकार के लिए। 2024-25 में सरकार को कितना टैक्स रेवेन्यू हासिल होगा? 26 लाख करोड़ का। फिर वित्त मंत्री ने यह कहा कि आज के समय में देखो जो टैक्स सेवी यूथ है ना उनके लिए गोल्डन ईरा है। अलग से 1 लाख करोड़ का कॉर्पस रखा गया है। इस कॉर्पस से लोन दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो अपनी रिसर्च को स्केल अप कर सके और जो सनराइज डोमेन है यानी उभरती इंडस्ट्रीज हैं वहां पे ज्यादा इनोवेशन ला सकें। ये जो लोन दिया जाएगा ये 50 सालों के लिए दिया जाएगा और इंटरेस्ट रेट या तो नहीं होंगे या बहुत ही ज्यादा कम होंगे। तो इससे हमारे देश में R&D एंड इनोवेशन आएगा। इसके अलावा और टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स रेट्स तो देखो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। एक चीज ये की गई है, अब देखो जो लोग अपना कम टैक्स पे करते हैं ना तो उसको ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना डिमांड रेज करता है कि आपको इतना टैक्स और देना है, आपने अपनी इनकम कम दिखाई है। तो ना ये कई डिमांड्स बहुत साल पुरानी भी बाकी हैं, 2009-10 से पहले की डिमांड्स भी बाकी हैं। किसी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 10,000 लेने हैं, किसी को 15,000 लेने हैं। अब कोई देगा तो है नहीं देखो, तो सरकार ने ना माफ कर दिया। सरकार बोलती है 9,10 से पहले की जो टैक्स डिमांड्स हैं 25,000 तक की उनको हम माफ करते हैं और 10,000 रुपए तक की जो टैक्स डिमांड्स हैं 2009-10 से लेकर 2014 तक की उनको भी हम माफ करते हैं। इससे 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वित्त मंत्री ने यह कहा 3 मेजर रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए जाएंगे। पहला कॉरिडोर कौन सा? एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर। दूसरा, पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। और तीसरा, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, मतलब जिन शहरों के बीच में बहुत ज़्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं उनके बीच में भी कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाएगा। समझ गए? 3 कॉरिडोर कौन सा? पहला एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर। दूसरा कौन सा? पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो ये 3 रेलवे के कॉरिडोर इस्टेब्लिश किए जाएंगे पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत, ताकि हमारे देश में ना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आए। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मतलब आपस में ना कोऑर्डिनेशन हो। पोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, रोड्स हैं, एविएशन है, आपस में अगर बढ़िया से
सिंक्रोनाइज होकर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी ना ट्रांसपोर्ट के सभी माध्यम के बीच में, तो देश में ज़्यादा जल्दी से डेवलपमेंट आएगा। नेक्स्ट, वित्त मंत्री ने यह कहा कि हम ज़्यादा एफडीआई इनवाइट करने के लिए हमने सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने ठीक किया है। उन्होंने एफडीआई की एक नई डेफिनेशन दी, फर्स्ट डेवलप इंडिया। एफडीआई को क्या कहा जाता है? वैसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन्होंने एक नया नाम दिया, फर्स्ट डेवलप इंडिया। मतलब बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, पहले आप इंडिया को डेवलप कीजिए, ऐसा हमारा मकसद है। फिर देखो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। 20 मिलियन हाउसेस विल बी बिल्ड अंडर दिस स्कीम। यह बताता है कि सरकार की एक कमिटमेंट है कि रूरल एरियाज में अफोर्डेबल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज जनता को मिले और हर पर्सन का अपना एक घर हो। इससे देखो रूरल एरिया के लोगों में भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग, एक प्राइड की फीलिंग आएगी जब वो अपने घरों में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त मंत्री के द्वारा यह बोला गया, अगला जो फाइनेंशियल ईयर है ना, इसमें सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगी 11.11 लाख करोड़। देखो आमतौर पे ना किसी भी डेमोक्रेसी में सरकारें बचती हैं, वो पॉपुलिस्ट स्कीम्स पे ज्यादा पैसा खर्च कर देती हैं क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना होता है फ्री में बांटने पर। बट एक अच्छी सरकार वो होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा इन्वेस्ट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने से ना डेवलपमेंट थोड़ा लेट आता है, लेकिन वो सस्टेनेबल होता है। फिर इसके बाद ये बोला गया कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में हमारे देश में $596 बिलियन एफडीआई आया है, काफी बड़ा आंकड़ा। प्रधानमंत्री रूफ टॉप सोलराइजेशन स्कीम का जिक्र किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। इसके तहत 1 करोड़ घरों में छतों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा और देखो हर घर को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जो इस स्कीम का लाभ उठाएंगे, जो इस स्कीम के बेनिफिशियरी होंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होगा, मतलब और ज्यादा मजबूत होगा रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। वित्त मंत्री ने यह कहा कि अब देखो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट देश में आ रही है, तो उन इन्वेस्टमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए ना हम हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को और ज्यादा बढ़िया करेंगे। साइज के मामले में, कैपेसिटी के मामले में और ज्यादा स्किल प्रोफेशनल्स हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित होने चाहिए। ये सब चीजें हम इंश्योर करेंगे। सरकार अपनी तारीफ करती है। G20 का समिट हमने बढ़िया से ऑर्गेनाइज करवाया। आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। सभी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए अब यह स्कीम रहेगी। आयुष्मान भारत स्कीम एक्सटेंड कर दिया गया है इस स्कीम को। नेक्स्ट, वुमेन पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। देखो वैसे सारे आर्टिकल्स तो ये बोलते हैं महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में घटा है, लेकिन वित्त मंत्री कह रही हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो वर्क फोर्स में इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में। अब थोड़ा सा फैक्ट्स कौन से कोट कर रही हैं वित्त मंत्री और आर्टिकल्स वाले कौन सा कोट करते हैं, इस पे डिफरेंस है। वित्त मंत्री ये भी कहती हैं जो स्टेम कोर्सेज हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन कोर्सेज में फीमेल इनरोलमेंट पिछले 10 सालों में 28% बढ़ा है। मतलब ज़्यादा महिलाएं स्टेम कोर्सेज अब लेने लगी हैं। महिलाओं के लिए बहुत काम किया है सरकार ने। ट्रिपल तलाक को इलीगल कर दिया है। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीट्स को रिजर्व करने का प्रोविजन है जो आने वाले समय में इंप्लीमेंट होगा। और 70% जो घर हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत वो देखो महिलाओं के नाम पे हैं। इससे उनकी डिग्निटी इंक्रीज हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमारा देखो 4 ग्रुप्स पे सबसे ज्यादा फोकस है। गरीब, महिलाएं, अन्नदाता, चौथा वैसे यहां पे लिखा नहीं हुआ, चेक करना पड़ेगा, शायद युवा होंगे। इन 4 ग्रुप्स पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, ऐसा वित्त मंत्री ने बोला। इंडिया का जो यूथ है स्पोर्ट्स में नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। जैसे चेस के जो फेमस प्लेयर हैं प्रज्ञान नंदा, उनका जिक्र किया जाता है। वो देखो वर्ल्ड चैंपियन कार्लसेन से 2003 में हार गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत नाम कमाया। आज के समय में हमारे देश में 80 चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं जो इंडिया की स्पोर्ट्स पावर को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने देखो ये भी बोला कि अब ना सरकार का ये प्रयास है कि कैसे ना कैसे करके 2024 से पहले इंडिया को डेवलप बनाना है। इसमें 3D बहुत लाभदायक हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। 3D कौन से? एक डेमोग्राफी, मतलब अभी इंडिया में यूथ ज्यादा है। दूसरा, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तीसरा, डाइवर्सिटी। 3D इंडिया की हेल्प करेंगे इंडिया को डेवलप बनाने में 2047 से पहले। और पहले
सरकार बोलती थी सबका साथ सबका विकास, अब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी और सबका प्रयास भी। यानी सरकार जनता का साथ लेना चाहती है देश को डेवलप बनाने के लिए। अब देखो यहां पे कुछ ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2.7 लाख करोड़ का फायदा हुआ है और 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सरकार ने बाहर निकाला है। और पीएम स्वनिधि स्कीम, ये स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है ना इस स्कीम में, तो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। ये यहां पे डेटा है कि मल्टी डायमेंशनल पुअर लोगों की संख्या देखो लगातार कम होती जा रही है और अब तो 2022-23 में तो सिर्फ 11.3 मिलियन रह गई है ना, मिलियन नहीं है, करोड़ है शायद यहां पे। स्किल इंडिया मिशन में 1.5 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया है, एग्जैक्ट बात करें तो 1.4 करोड़। और आईआईटी 2014 में 16 थे, अब 23 हो गए हैं। एम्स 2014 में 7 थे, अब 22 हो गए हैं। यूनिवर्सिटीज 2014 में 723 थी और अब बढ़ के 1113 हो गई हैं। पीएम किसान स्कीम में 11.8 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। पीएम किसान स्कीम में आपको पता है एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट के थ्रू 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है और 1361 मंडीज को आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है ई नैम स्कीम के अंतर्गत। और अब काफी ज्यादा ट्रेड होने लगा है ई नैम स्कीम के अंतर्गत। राइस और वीट के प्रोक्योरमेंट संबंधित डेटा है। राइस का प्रोक्योरमेंट तो देखो बड़ा है, 2023-24 में ये 38 लाख मैट्रिक टन हो गया है, आप ग्राफ में देख सकते हो। लेकिन वीट का जो प्रोक्योरमेंट है ना वो कम हुआ है। वीट की पैदावार कम हुई थी 2022-23 में, हमने काफी सारे आर्टिकल्स भी डिस्कस किए थे। नारी शक्ति की बात की जाती है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 23.3 था, अब बढ़ के 37% हो गया है। ये सरकार का डेटा है बजट में। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स डिसबर्स किए गए हैं। फिर इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित बोला जाता है। टारगेट ये है 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल करना है, मतलब इंडिया में जितना कार्बन एमिट हो उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाए। तो इसके लिए सरकार विंड एनर्जी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दे रही है, मतलब ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज आगे नहीं आ रही हैं विंड एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए। सरकार कहती है हम आपको थोड़ा बहुत सब्सिडी देंगे, आप इस्टेब्लिश कीजिए। कोल गैसिफिकेशन के प्लांट्स सेटअप करने के लिए सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग दे रही है। इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी और कंप्रेस्ड बायोगैस में ब्लेंडिंग हो रही है, इथेनॉल इत्यादि की। बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी की प्रोक्योरमेंट के लिए सरकार मदद दे रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। रूफ टॉप सोलराइजेशन सरकार कर रही है। इन सब का मकसद एक है, जैसे ई बस है, ई बस ज़्यादा एडोप्ट की जाए, मकसद एक है कार्बन के एमिशन को कम किया जाए और 2070 के टारगेट को अचीव किया जाए। ये डेटा देखिए, ये अच्छा है। हमारे देश में नॉन फॉसिल फ्यूल से, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पहले 2004 में कैपेसिटी सिर्फ 30.4% की थी। अब नवंबर 2023 में ना हम 43.9% जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं वो नॉन फॉसिल फ्यूल से पैदा करते हैं। इसके बाद 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स की हमने बात की थी पहले। सरकार अलग अलग देशों के साथ में ना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी नेगोशिएट कर रही है ताकि ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके इंडिया में। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उनका सरकार एक्सपेंशन कर रही है और नए एयरपोर्ट्स भी इस्टेब्लिश कर रही है छोटी छोटी सिटीज़ में उड़ान स्कीम के अंतर्गत। मेट्रो रेल और नमो भारत ट्रेन, इन पर भी सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। सरकार कहती है 2005 से 14 के बीच में एफडीआई आई सिर्फ 298 बिलियन और 2014 से 23 के बीच में आई $596 बिलियन। और पिछले कुछ सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अच्छी चीज़ है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट का बढ़ना। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, 3 करोड़ घर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और अगले 5 सालों में 2 करोड़ घर और ज़्यादा बनाए जाएंगे। इसके अलावा मिडिल क्लास का भी अपना एक घर हो, इसके लिए अलग से मिडिल क्लास स्कीम लॉन्च की जाएगी ताकि वो भी अपना घर बना सकें। टूरिज्म पे सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं स्टेट्स को ताकि वो टूरिज्म को डेवलप करें।
और G20 मीटिंग्स अलग अलग 60 प्लेसेस पे हुई ताकि सरकार इंश्योर करना चाहती थी देश के अलग अलग शहरों को देखें फॉरेन डेलीगेट्स। उसके बाद देखो ये सब डेटा है, मतलब नई अनाउंसमेंट कोई नहीं है, डेटा आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यूपीएससी बिल्ड कर सकती है इस डेटा के बेस पे कि टैक्स फाइल करने वालों की संख्या कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, ट्रेंड क्या कहता है। इस प्रकार के ट्रेंड पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ना, तो वो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है ना, वहां से ये क्वेश्चन एड्रेस नहीं होते। और ऐसी डायनामिक चीजें आज के समय में यूपीएससी ज्यादा पूछने लगी हैं। आप पेपर देखिए 2023 का, 2024 का। तो ये जो डेटा है ना, ये मैं आपको देता हूं ड्राइव पे, इसका लिंक मैं आपको दे देता हूं। आप सारा डेटा एक बार पढ़ लीजिए। जैसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10 सालों में 3 गुना हो गया है। अब रिफंड जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़्यादा जल्दी दे देता है टैक्स का। जीएसटी सरकार को ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एवरेज मंथली ग्रोस जीएसटी कलेक्शन डबल हो चुका है। कितना? 1.66 लाख करोड़। जीएसटी जिसको लेके परेशानियां थी उद्योगपतियों की, अब जीएसटी को एडॉप्ट कर लिया गया है। पॉजिटिव सेंटीमेंट है जीएसटी के बारे में। लास्ट में ये देख लीजिए आप, सरकार को पैसा कहां से प्राप्त होगा। 19% सरकार को पैसा प्राप्त होगा इनकम टैक्स से, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी, 17% कॉरपोरेशन टैक्स से प्राप्त होगा। जीएसटी से सरकार को पैसा प्राप्त होगा 18%, 7% नॉन टैक्स रिसिप्ट, 1% नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, कस्टम ड्यूटी से प्राप्त होगा 4%, उधारी से ये प्राप्त होगा 28%। पैसा खर्च कहां करेगी सरकार, ये देखिए 4% पैसा तो सरकार का पेंशन में देने में ही खर्च हो जाएगा, 9% कुछ दूसरे एक्सपेंडिचर में, पुराना लोन जो ले रखा है उसका इंटरेस्ट चुकाने में 20% पैसा सरकार का चला जाएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे 8% खर्चा करेगी, सब्सिडी देने में जैसे पेट्रोलियम या फिर फूड पे जो सब्सिडी दी जाती है 6% यहाँ पे, डिफेंस पे 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे 16%, और फाइनेंस कमीशन जो ट्रांसफर करेगा, जो ग्रांट दी जाती है स्टेट्स को, वो 8%, स्टेट का शेयर टैक्स में और ड्यूटीज में होगा वो 20% होगा। मिनिस्ट्री वाइज ये डेटा है। सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, दूसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, कितना 2.78 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.55 लाख करोड़। ये भी यूपीएससी पूछ सकती है कि एलोकेशन कौन सी मिनिस्ट्री को जिस ऑर्डर में हुआ है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। समझ गए? तो ये पूरा जो फाइल है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप डेटा एक बार देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और फ्रांस रिलेशंस से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो राकेश सूद के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। कंटेक्स्ट ये है, अभी जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था ना, उस मौके पे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन चीफ गेस्ट बन के आए। ये उनकी इंडिया में तीसरी विजिट थी। 2018 में स्टेट विजिट पे वो भारत में आए थे। इसके अलावा पिछले साल G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए वो इंडिया में आए, और अब तीसरी बार रिपब्लिक डे के मौके पे चीफ गेस्ट बन के वो भारत की यात्रा पर आए। और इससे देखो 6 महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बेस्टाइल डे पर चीफ गेस्ट बन के गए। बेस्टाइल डे मतलब फ्रांस का नेशनल डे, जैसे हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे है या फिर रिपब्लिक डे है। तो इससे ये पता लगता है इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो देखो काफी ज्यादा स्पेशल है। अब ये बात ना किससे छुपी नहीं है कि पहले तो हमने रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनने के लिए बाइडन को इनवाइट किया था। प्रोग्राम ये था बाइडन इंडिया में आते और उसके बाद क्वाड की मीटिंग भी इंडिया में होती, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रीमियर्स ने हाँ भी भर दी थी कि हाँ हम आएंगे और क्वाड की मीटिंग इंडिया में होगी। बट बाइडन है कि उन्होंने ऐन मौके पे मना कर दिया। अब देखो मना कर दिया और बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति को इनवाइट किया, तो फ्रांस के राष्ट्रपति चाहते तो वो भी मना कर सकते थे कि आपकी पहली चॉइस तो देखो बाइडन थे इसलिए मैं नहीं आऊंगा। अब उन्होंने मना कर दिया तो आप मेरे पास आए हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इनविटेशन को स्वीकार किया, ये जानते हुए भी कि पहले बाइडन को इनवाइट किया गया था, उन्होंने मना किया। इसी वजह से अब भारत मेरे पास में आया है, लेकिन वो आए। इससे पता लगता है कि दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो कितने मजबूत हैं। 1998 में भी उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे चिराक, वो रिपब्लिक डे के मौके पे चीफ गेस्ट बन के आए थे, और उस समय इंडिया और फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुई थी। उस समय देखो फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बात बोली थी, जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है उसमें से इंडिया छूट गया है।
उनके कहने का मतलब यह था, इंडिया के ऊपर ना काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि इंडिया न्यूक्लियर फ्यूल नहीं हासिल कर सकता, कोई देश इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। तो उनका कहना था कि यह गलती है, इंडिया को आप ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इंडिया एक बड़ा जिम्मेदार देश है। और बाद में देखो, जब मई 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिया तो बाकी देश तो धड़ाधड़ इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे, यूएसए जैसे देश, कि आप ऐसा कैसा कर सकते हो, आप न्यूक्लियर वेपन कैसे बना सकते हो। लेकिन उस समय फ्रांस ऐसा देश था जिसने इंडिया के साथ डायलॉग स्टार्ट किया। फ्रांस ने इंडिया की बात को समझा कि क्यों इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया है, इंडिया की चिंता क्या है। इंडिया ने बताया कि हमारी चिंता चाइना है, इस वजह से हम न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर रहे हैं। तो उस समय फ्रांस ने हमारा साथ दिया था, जब 1998 में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद बाकी बड़े देशों ने हमारे साथ संबंध तोड़ दिए थे। फ्रांस देखो, वो पहला देश सिक्योरिटी काउंसिल में जिनके पास में परमानेंट मेंबरशिप है ना, परमानेंट सीट है, उनमें से फ्रांस पहला ऐसा देश जिसने इंडिया की मांग का समर्थन किया कि हां, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म आने चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए। इंडिया और फ्रांस दोनों देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को काफी तवज्जो देते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब, जैसे देखो कई बार ना यूएस हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया यह चाहता है कि ना हम हमारे फैसले खुद से लेंगे, हमारे ऊपर कोई दूसरा देश दबाव नहीं डाल सकता। यह है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और फ्रांस भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास करता है। जैसे देखो एग्जांपल दिया जाता है, इंडिया तो देखो कोल्ड वार के दौरान नॉन अलाइनमेंट में था, मतलब इस मूवमेंट में शामिल था कि ना हम यूएस की साइड है ना यूएसएसआर की, हम हमारे फैसले खुद से लेंगे, किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन फ्रांस देखिए, फ्रांस वैसे तो नाटो का पार्ट था, शुरू में तो नाटो का हेडक्वार्टर फ्रांस में ही था, लेकिन बाद में ना फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। यूएसए ये कहता था कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स ना नाटो के कमांड में डाल दो। फ्रांस ने बोला, ऐसा क्यों भाई, ये तो हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है, हम हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को अलग से प्लेस करके रखेंगे, नाटो के अंदर नहीं डालेंगे। तो इसके बाद नाटो ने ना अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया फ्रांस से बेल्जियम में। आज के समय में ब्रुसेल्स में है नाटो का हेडक्वार्टर, जो कि पहले फ्रांस में हुआ करता था। फ्रांस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, फ्रांस बिना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास करता है। फ्रांस कहता है कि हम हमारे फैसले खुद से लेंगे, हम सिर्फ यूएस की कठपुतली नहीं बन जाएंगे, यूएस के कहने पे फैसले नहीं लेंगे। इवन जब कोल्ड वार समाप्त हुआ ना, तो कोल्ड वार के समाप्त होने के बाद जहां पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर बनता जा रहा था, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र पावर, एकमात्र सुपर पावर कौन? यूएस, क्योंकि यूएसएसआर तो टूट गया था। उस समय भी फ्रांस और इंडिया दोनों ने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की वकालत की थी और बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बड़ी पावर हो, एक ही पावर की चले, यूएस की नहीं। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कई सारे पोल्स होने चाहिए वर्ल्ड में, इसी से वर्ल्ड में बैलेंस इस्टेब्लिश होगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद राइटर बोलते हैं, फ्रांस और इंडिया दोनों में ना एक कॉमन गुण है, वो गुण है सिविलाइजेशन एक्सेप्शनलिज्म। आप पूछोगे सर ये क्या है, इतना बड़ा वर्ड, सिविलाइजेशन एक्सेप्शनलिज्म। देखो, भारत की सिविलाइजेशन और फ्रांस की सिविलाइजेशन दोनों को यह लगता है कि ना हमारा कल्चर यूनिक है, हमारी सिविलाइजेशन में कुछ बढ़िया क्वालिटीज हैं, बढ़िया वैल्यूज हैं, दोनों को अपनी अपनी सिविलाइजेशन पे गर्व है, प्राउड है। बट देखो, दोनों की खास बात यह है, हम ना दूसरों को प्रीच नहीं करते कि आपको ऐसा करना चाहिए, हमारी सिविलाइजेशन सुपीरियर है। अपने पे गर्व है फ्रांस को भी, इंडिया को भी अपनी सिविलाइजेशन पे, लेकिन हम दूसरों को प्रीच नहीं करते, दूसरों को ज्ञान नहीं देते, देसी भाषा में बोलूं तो, कि आप में ये गलत है, आपको ये करना चाहिए। हम अपनी बड़ाई तो करते हैं, लेकिन दूसरे की बुराई नहीं करते। फिर राइटर एक पॉइंट ये बोलते हैं, देखो वैसे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्रांस भी आता है, यूएसए भी आता है, यूके भी आता है, लेकिन ना फ्रांस नॉन एंग्लो सैक्सोन नेशन है। इसका क्या मतलब है नॉन एंग्लो सैक्सोन नेशन? मतलब जैसे यूएस यूके दोनों में ना इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, बट फ्रांस वेस्टर्न कंट्री तो है लेकिन लैंग्वेज अलग है, फ्रेंच। तो फ्रांस के लिए ना ज्यादा इजियर है इंडिया के साथ इक्वल टर्म्स पे एंगेज करना। जो यूएस यूके है ना, ये अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं कि भैया हम तो हैं बड़े लोग,
हम सिखाएंगे इनको, इनको कुछ नहीं आता। लेकिन फ्रांस, चूंकि वहां पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, वैसे वेस्टर्न कंट्री है लेकिन नॉन एंग्लो सैक्सन नेशन है, जहां पे वेस्टर्न कंट्री है बट अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो फ्रांस इक्वल टर्म्स पे इंडिया के साथ एंगेज करता है, समझे। इसके बाद नेक्स्ट, न्यूक्लियर डायलॉग स्टैब्लिश हुआ दोनों देशों के बीच मई 1998 में। बाद में ये डायलॉग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे होने लगा। शुरुआत में देखो 3 पिलर्स पे फोकस था, न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस, लेकिन धीरे धीरे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंक्रीज होते गए, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज, इन पर भी डायलॉग होने लगा। और बाद में तो देखो क्लाइमेट चेंज, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक इत्यादि, इनमें रिफॉर्म आने चाहिए। इस इश्यू पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं यूक्रेन, गाजा में, इन सब इश्यूज पर अब कोऑपरेशन होता है फ्रांस और इंडिया के बीच में। अगर डिफेंस साइड की बात करें, 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स जिनको बिल्ड किया गया है मजगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है फ्रांस से। फ्रांस के साथ रडार इक्विपमेंट्स इंडिया परचेज करना चाहता है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, ये सब एक्वायर करना चाहता है, और फ्रांस इनके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा इंडिया को। जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, नेवल एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, ये सब होते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में। 36 राफेल एयरक्राफ्ट, 36 राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया ने फ्रांस से परचेज किए हैं। इसके अलावा देखो, जब इंडिया फ्रांस से ये एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है ना, तो उसमें एक प्रोविजन ये है कि फ्रांस की कंपनी ना इसका 50%, जितने की डील है ना उसका 50% इंडिया में ही इन्वेस्ट करेगी। तो जब ये इन्वेस्टमेंट होगी अराउंड 25,000 करोड़ की, तो इंडिया में एरोस्पेस इंडस्ट्री और ज्यादा प्रोस्पर होगी। अभी देखो फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए, लेकिन पिछली बार जब मोदी फ्रांस गए थे ना पिछले साल, उस समय यह डिसाइड हुआ, इस बात पे सहमति बनी कि इंडिया 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो है फ्रांस से एक्वायर करेगा विद इनहेंस्ड फीचर्स ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, मतलब ताकि सबमरीन जो है ज्यादा समय तक पानी के नीचे रह सके और उसे बहुत देर बाद ऊपर पानी में आना पड़े। ऐसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ में 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन से इंडिया फ्रांस से परचेज करेगा। 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट और ज्यादा इंडिया फ्रांस से परचेज करेगा। इस बात पे सहमति बनी है दोनों चीजों पे, और 2024 के अंत तक फाइनल नेगोशिएशन को भी कंक्लूड कर लिया जाएगा। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भारत में आए थे, तो इस दौरे के दौरान इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पे सहमति बनी। इसका मकसद यह है कि भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए काफी सारी डील्स साइन हुई हैं, जैसे देखो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये इंडिया की कंपनी है, और एयरबस ये फ्रांस की कंपनी है। दोनों मिलके H-125 सिविलियन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए असेंबली लाइन इस्टेब्लिश करेंगे 2026 तक। मतलब इक्विपमेंट्स और कहीं से आएंगे, असेंबली लाइन होगी, असेंबली यहां पर होगी। एक और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है C-295, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए असेंबली लाइन ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है वडोदरा में, इन दोनों के द्वारा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के द्वारा। इसके अलावा देखो एक दो और भी आप कोलैबोरेशन देख लीजिए। सफ्रान एक कंपनी है फ्रांस की, सफ्रान और DRDO के बीच में ना एक डील साइन हुई। दोनों मिलके एक इंडिया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए एयरक्राफ्ट इंजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब खास बात देखो ये है, सफ्रान जो फ्रांस की कंपनी है वो DRDO के साथ मिलके इस एयरक्राफ्ट इंजन को डिजाइन करेगी, डेवलप करेगी और प्रोड्यूस करेगी। साथ मिलके होगा सारा काम, और DRDO को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। इससे पहले इंडिया ने ना यूएस के साथ डील साइन की थी। यूएस की एक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, वो भी इंजन दे रही है इंडिया को। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट साइन हुआ है, बट यूएस जो इंजन प्रोवाइड कर रहा था ना वो बहुत पुराना था, 90s के डिजाइन का था। और इसमें ना यूएस के साथ जो डील साइन हुई उसमें जॉइंट डिजाइनिंग, जॉइंट डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो टेक्नोलॉजी नहीं मिलती इंडिया को अच्छे से। लेकिन फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ में डील साइन जो हुई है ना DRDO की, उसमें को डिजाइनिंग भी होगी, को डेवलपमेंट भी होगी और को प्रोड्यूसिंग होगी। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। इसके बाद राइटर कहते हैं स्पेस सेक्टर में अब इंडिया और फ्रांस के बीच जबरदस्त
कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। देखो 1960s में फ्रांस ने मदद की थी इंडिया में श्रीहरिकोटा में लॉन्च फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने में, बट बाद में ना दूर दूर हो गए। कोल्ड वार के दौरान दोनों देशों के बीच में ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं रहा, लेकिन अब स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्पेस के क्षेत्र में फिर से स्टार्ट हो गया है। दोनों देशों की स्पेस एजेंसीज मिल के, दोनों ने एमओयू साइन किया है, मिल के सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। और अब देखो, चूंकि स्पेस का भी विभिन्न देश इस्तेमाल करने लगे हैं डिफेंस पर्पजेज के लिए, जहां देखो फ्रांस अपनी एयरफोर्स को फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स में कन्वर्ट कर रहा है, इंडिया ने भी अलग से एक डिफेंस स्पेस एजेंसी इस्टेब्लिश की है। तो दोनों मिल के काम कर रहे हैं ताकि मिल के स्पेस डोमेन अवेयरनेस हासिल कर सकें, मतलब स्पेस की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें, जिसको डिफेंस पर्पजेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई सारे क्षेत्रों में कोऑपरेशन के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे एविएशन, आईटी एंड टेलीकॉम, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कल्चर एंड टूरिज्म, ये सब। एक अच्छी चीज़ ये है, अब ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया से फ्रांस में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 10 साल पहले तक संख्या 3000, अब बढ़ के संख्या हो गई है 10,000, और 2030 आते आते इंडियन स्टूडेंट्स जो फ्रांस में पढ़ने गए संख्या हो जाएगी 30,000। वीज़ा का इशू आता है, स्टूडेंट्स को आसानी से वीज़ा नहीं मिलता। इसके लिए इस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है कि वो इंडियंस जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं फ्रांस में, उनको ना सेंजेंग वीज़ा मिल जाए। सेंजेंग वीज़ा मतलब 26 यूरोपियन कंट्रीज में आना जाना आसान हो जाएगा जिसके पास भी सेंजेंग वीज़ा है। नेक्स्ट पॉइंट यूनिवर्सिटी से संबंधित है। अब देखो, इंडिया ओपन है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर सकती हैं। फ्रांस की ना एक 13th सेंचुरी की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है, सोरबोन यूनिवर्सिटी। अब इन्होंने देखो यूएई में अपना कैंपस इस्टेब्लिश किया था 2006 में। अब इंडिया में भी ये यूनिवर्सिटी अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर सकती है। आज के समय में 1000 फ्रेंच कंपनीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, 150 इंडियन बिजनेसेस हैं जो फ्रांस में इस्टेब्लिश्ड हैं। पहले देखो, यूरोप में एंट्री करने के लिए ना इंडियन कंपनीज के लिए यूके एक एंट्री पॉइंट हुआ करता था, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद में अब फ्रांस इंडियन कंपनीज के लिए एंट्री पॉइंट है जो यूरोप में एंटर करना चाहती हैं। देखो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और फ्रांस के बीच में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि डिफरेंस ना आए, डिफरेंस तो आएंगे ही और आते भी हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में, लेकिन ना दोनों देश एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव हैं, डिफरेंसेस को अच्छे से हैंडल करते हैं, प्राइवेटली एक्सप्रेस करते हैं, पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दोनों देशों के जो टाइज है ना पिछले 25 सालों में काफी बढ़िया बने हैं और रिश्तों में मेच्योरिटी है, रिजिलियंस है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने इंडिया फ्रांस रिलेशंस से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज, नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज ये देखो लुप्त होने की कगार पर हैं, यानी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। कितने बचे हैं अभी? देखो, मेल तो सारे मर गए। ये नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है ना, लास्ट जो मेल था उसकी डेथ हो चुकी है 2018 में। अभी सिर्फ 2 फीमेल बचे हैं। कहां के मूल निवासी हैं? ये देखो, अफ्रीका के मूल निवासी हैं नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। अब सिर्फ 2 फीमेल बचे हैं, लास्ट मेल की डेथ हो गई थी 2018 में। अब देखो, मानव जात की ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन की ये जिम्मेदारी बनती है, कोई भी एनिमल या बर्ड अगर खत्म हो रहा है तो उसे बचाया जाए, कैसे भी करके बचाया जाए। तो अब ना साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो है ना, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ना नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज को खत्म होने से कैसे ना कैसे करके बचा लिया जाए। अब आप बोलोगे सर मेल तो बचा ही नहीं और फीमेल बची हैं सिर्फ 2, तो कैसे बचाया जाएगा इस प्रजाति को? देखो, साइंटिफिक तरीके साइंटिस्ट अपना रही हैं इसके लिए। पहला साइंटिफिक तरीका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे देखो, जो मेल नॉर्दर्न व्हाइट राइनो हैं उनके स्पर्म्स लिए और फीमेल नॉर्दर्न व्हाइट राइनो हैं उनके एग्स लिए, दोनों को फर्टिलाइज किया गया लैब में। इसके बाद कुछ दिनों के लिए लैब में ही एम्ब्रियो को डेवलप होने दिया जाएगा और बाद में थोड़ा सा एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाएगा उसे इंप्लांट कर दिया जाएगा मदर की कोख में। लेकिन देखो, यहां पे लैब में जब एम्ब्रियो डेवलप होगा ना,
खास बात ध्यान से सुनिएगा, एम्ब्रियो जब डेवलप होगा लैब में, उसे नॉर्दर्न व्हाइट राइनो महिला की कोख में नहीं इंप्लांट किया जाएगा, उसे इंप्लांट किया जाएगा साउदर्न व्हाइट राइनो फीमेल में। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, बचाना तो हमें नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है ना। तो इसी प्रजाति की फीमेल में अगर एम्ब्रियो इंप्लांट किया जाएगा तभी तो फायदा होगा। इसका आंसर है नो। देखो पहली तो बात, जो साउदर्न व्हाइट राइनो है वो इन्हीं की सब स्पीसीज है, एक रिश्तेदार है, समझे। और देखो एक खास बात, हमने जो स्पर्म्स या फिर एग्स लिए हैं वो तो इसी प्रजाति से थे ना, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की प्रजाति से। सिर्फ एम्ब्रियो हम इंप्लांट कर रहे हैं किसमें, साउदर्न व्हाइट राइनो मदर की कोख में। वो इसलिए क्योंकि वो उनकी संख्या अभी भी अच्छी खासी है, अच्छी खासी मतलब इतनी ज्यादा नहीं, खतरा तो उनको भी है, लेकिन इनके रिलेटिवली अभी संख्या ठीक है साउदर्न व्हाइट राइनो की। तो वहां से फीमेल का चयन किया जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब सरोगेट मदर जो होगी ना वो साउदर्न व्हाइट राइनो प्रजाति की होगी। तो ये तो देखो एक कोशिश है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब दूसरी कोशिश देखिए, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज है ना, इस प्रजाति के जो स्टेम सेल्स हैं वो संभाल के रखे हैं, और स्टेम सेल से चूहे वगैरह का तो देखो निर्माण किया गया है, लेकिन राइनो आपको पता है बहुत बड़ी प्रजाति है। तो क्या ये संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ना ये दो साइंटिफिक मेथड्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज को लुप्त होने से बचाने के लिए, वो तो ठीक है, बट सबसे बड़ी बात देखिए आप, इंसान अब एक्शन ले रहा है। जब देखो बिल्कुल संख्या 2 रह गई है नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज की, लेकिन उससे पहले राइनोज की इतने सालों तक पोचिंग होती रही, शिकारी शिकार करते रहे, इनका जो हैबिटेट एरिया था वो कम होता रहा। जो सींग हैं नॉर्दर्न व्हाइट राइनो के, उनको स्टेटस सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्नामेंटल पर्पजेस के लिए यानी दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब तो हम संवेदनशील नहीं हुए, लगातार संख्या कम होती गई। अब आखिरकार जब 2 संख्या रह गई तो हम एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और भैया एक बात बताओ, इस प्रकार से आपने नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज को प्रिजर्व कर भी लिया, संख्या थोड़ी बहुत बढ़ा दी 40-50, तो उसका फायदा क्या होगा? उसके बाद भी क्या आप ये इंश्योर कर सकते हो कि वो जंगल में जीवित रह सकें? नहीं, आंसर है नहीं, आप नहीं इंश्योर कर सकते। तभी तो आज इस सिचुएशन में हम आए कि उनकी संख्या सिर्फ 2 रह गई है। ह्यूमन एक्टिविटीज आज इतनी ज्यादा हो रही है अफ्रीका के सवाना में, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, उनके पास रहने की जगह ही नहीं है। वो कहां पे रहेंगे? क्या उनको आप सिर्फ चिड़ियाघर में रोकोगे? तो फिर तो कोई भी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकती। अब कुछ कंसर्न्स और भी हैं। एक इसके बाद बड़ा कंसर्न ये है कि देखो, अब जैसे ये नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का बच्चा पैदा हो गया, मदर तो साउदर्न व्हाइट राइनो वाली होगी ना, तो ना हर एक प्रजाति के ना कुछ अलग से आदतें होती हैं, अलग से कल्चर होता है। अब वो बच्चा जो पैदा हुआ कौन सी मदर से? साउदर्न व्हाइट राइनो मदर से। अब वो उसी मदर के साथ रहेगा, तो वो मदर तो अपने बच्चों को साउदर्न व्हाइट राइनो वाली आदतें, वो कल्चर, वो हैबिट सिखाएंगी ना, समझे। बेशक बायोलॉजिकली वो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है, लेकिन मदर तो साउदर्न व्हाइट राइनो है ना, तो वो साउदर्न व्हाइट राइनो की आदतें और कल्चर ही सिखाएगी बच्चे को। और हर एक प्रजाति की ना अपनी एक अलग कल्चर, अलग आदतें होती हैं जो उस प्रजाति को बाकी प्रजातियों से अलग बनाती हैं। तो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो प्रजाति की जो आदतें हैं, कल्चर हैं, हैबिट्स हैं, यूनिक चीजें हैं, वो तो खत्म ही हो जाएंगी इस तरीके से, स्टेम सेल से या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बचा भी लिया तो कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा एक एथिकल इशू ये भी है कि भैया आप इतना खर्चा कर रहे हो इस इशू पे, राइनो को बचाने के लिए, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो को, इतना पैसा आप अभी जो दूसरी इतनी सारी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पे हैं उन पे खर्चा कर लो ताकि उनको बचाया जा सके, कम से कम वो वायबल तो है। ये नॉर्दर्न व्हाइट राइनो तो बचने नहीं वाले, लेकिन जिनको कम से कम बचाया जा सकता है उनको बचाने के लिए आप इतना पैसा खर्च कर दो ना, वो पैसे का सही जगह इस्तेमाल होगा।
ये भी पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया नॉर्दर्न वाइट राइनो के कंजर्वेशन से संबंधित। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए इस इशू पे।